एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस की जा सकती है क्योंकि सबके अपने अपने व्यूज हैं, सबके अपने विचार हैं। और कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता कि किसके विचार को, किसके ओपिनियन को वो सही समझे, किसके ओपिनियन को वो गलत समझे। अब यही सवाल पूछा है मनोज कुमार ने, कैन वी से द क्लासिकल ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एंड वर्चुअल ऑटिज्म इज अ साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर। इस सवाल का जवाब देंगे। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 तो लगा ही ले अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और इसी तरह के खूबसूरत कमेंट्स अगर आपके मन में होते, कमेंट सेक्शन में उतार दीजिए उनको, और आप जीत सकते हैं फ्री कंसल्टेशन। मनोज कुमार ऑलरेडी हमसे एनरोल्ड हैं, तो डेफिनेटली विल सी कि उनके इस कमेंट को लिस्ट करके हम उनको कैसे बेनिफिट दे सकते हैं जब उनकी अगली फीस का टाइम आएगा। बात करते हैं कि क्या ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर। देखिए, पहले मैं आपको न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी में डिफरेंस समझा देता हूं, क्योंकि कई लोग नहीं जानते, वो दोनों चीजों को सेम समझ के सेम ही तरीके से डील करते रहते हैं। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें पता नहीं होता कि कौन से स्पेशलिस्ट को हमें दिखाने जाना चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि हम लोग कई बार क्या होता है कि मिस गाइड हो जाते हैं, और उस मिस गाइडेंस की वजह से आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो टाइम से सेटल नहीं हो पाती। सो न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्रेन एंड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। अब आप कहोगे कि ब्रेन और माइंड दोनों सेम चीज है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को पता नहीं कि माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। देखिए, आपने हिंदी में सुना होगा मन मस्तिष्क, और इंग्लिश में आपने सुना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका माइंड और आपका ब्रेन। और उर्दू में आप आ जाइए, दिल और दिमाग की बात होती है, राइट। कई सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको समझना होता है। जब आप स्टडी करते हैं अपने मन को, यानी मन की जो स्टडी है, दैट इज साइकोलॉजी। मन क्या होता है, कहाँ है मन, आपको नहीं पता मन कहाँ है। ठीक है, ये वो वाला दिल नहीं है जिसकी पिक्चर्स आप देखते हैं। ये वो वाला दिल है जो आपके इमोशन से, आपकी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो दिल और दिमाग की स्टडी अलग होती है। तो दिमाग की जो स्टडी होती है, मस्तिष्क की जो स्टडी होती है, ब्रेन की जो स्टडी होती है, उसे न्यूरोलॉजी बोलते हैं। दिल, मन एंड माइंड, इसकी जो स्टडी होती है उसे साइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, यानी माइंड और ब्रेन सेम चीज नहीं है। जब आप बात करते हैं साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स की, साइकोलॉजी में जब आप परसेप्शन लेते हैं तो 3 लेवल्स पे परसेप्शन लेते हैं। एक होता है कॉन्शियस, दूसरा होता है सबकॉन्शियस, तीसरा होता है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब मैं आपसे कॉन्शियसली बात कर रहा हूं, आप मेरी बात को प्रोसेस कर रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, सब चीजें हो रही। जब आप सबकॉन्शियस लेवल पे होते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कई बार आपको ये एग्जाम्पल दिया है। अब मेरा ध्यान मान लीजिए बाहर चला जाए, इस विंडो के बाहर चला जाए, वहां पे कुछ हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा आप पर। और फिर इसी तरह से आप मुझे सुन रहे हो, सडनली आपको बीच में से कोई बुलाने लग जाता है, तो आपका ध्यान उधर चला जाता है। यानी फिर आप मुझे सबकॉन्शियस लेवल पे सुन रहे हो, कॉन्शियस लेवल पे नहीं सुन रहे हो। उतनी इंफॉर्मेशन आप मिस कर दोगे। तो उतनी इंफॉर्मेशन मिस करने से क्या होगा कि वो फाइल्स आपके ब्रेन में स्टोर नहीं होंगी। तो जब बच्चा आपका स्क्रीन देखता है, यानी वर्चुअल ऑटिज्म, सीधा सीधा आपको पता है कि स्क्रीन से ये टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन होता है, यानी बच्चे का अटेंशन, फोकस और आई कांटेक्ट शिफ्ट हो जाता है। तो जब ये टेम्परेरी शिफ्ट आता है, ये आता है स्क्रीन की वजह से। जितनी भी शिफ्ट स्क्रीन की वजह से आता है, चाहे मोबाइल फोन की स्क्रीन से आए, चाहे टीवी की स्क्रीन से आए, और या फिर आप ये मान के चलें कि आपका शिफ्ट जो है आईपैड की स्क्रीन से आया है, किसी भी स्क्रीन से आया है, यानी किसी भी लाइटिंग की वजह से आया है, तो सारे के सारे ऑटिज्म जो है वर्चुअल ऑटिज्म में काउंट होते हैं। अब वर्चुअल ऑटिज्म की फिलोसफी को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि उसके साथ ऑटिज्म लगा है, एंड इट इज कॉल्ड फेक ऑटिज्म। तो जो ऑटिज्म ऑलरेडी फेक है, उसके बारे में क्यों आप लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म कंप्लीटली रिवर्सिबल होता है। ये आता क्यों है? क्योंकि यहाँ साइकोलॉजिकल थ्योरी काम करती है। कई लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, मेरे ओपिनियन से बहुत सारे स्पेशलिस्ट को प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे स्पेशलिस्ट डिफर भी करेंगे, लेकिन ये एक प्योर साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है। गूगल भी मना कर देगा, और कई सारी चीजें, क्योंकि आप जो है ना स्टडीज के ऊपर जाते हैं। कई बार कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती हैं जो किताबों से बियॉन्ड होती हैं। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग किताबें किसने लिखी? किताबें सभी फिलोसोफर्स ने लिखी है। ऑटिज्म यानी वर्चुअल ऑटिज्म के लिए कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि आपने एक टेस्ट किया, ब्रेन का स्कैन लिया, जब ब्रेन के स्कैन में एमआरआई, सीटी स्कैन, सब चीजें नॉर्मल आ रही हैं, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर।
यानी वहां से न्यूरोलॉजी से आपको NAD नो एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड मिल गया, यानी कि वो रूल आउट हो गया। अब ये बात आती है साइकोलॉजी की। जब बच्चा आपका स्क्रीन देखता है उस तब तक वो बिल्कुल ठीक होता है। यूजुअली आपने देखा होगा जितने भी वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस होते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, समटाइम 2.5 साल तक भी वो नॉर्मल होते हैं। सडनली स्क्रीन का एक्सपोजर आया और उसके बाद क्यों एकदम से शिफ्ट हो जाता है। अब यहां साइकोलॉजिकल थ्योरी काम करती है कि उस बच्चा जो है आपका 3 लेयर पे टीवी को देखता है। जैसे नॉर्मल बच्चे, कई सारे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, उनके क्या होता है कि मल्टीटास्किंग ब्रेन होता है, स्पेशली गर्ल्स में प्रॉब्लम कम होती है। वो क्या होता है कि स्क्रीन देख रही है, साथ में उनको ध्यान रहता है कि मम्मी ये कर रही है, पापा ये कर रहे हैं, बाहर ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, तो अपने ब्रेन को कई जगह लगा ले तो सब जगह परसीव भी कर लेती है। जैसे हमारी इंडियन या हिंदू फिलोसफी में बोलते हैं ना, अष्टभुजाधारी, तो लड़कियां पहले से ही जैसे अष्टभुजाधारी होती है, ये 8 काम साथ में कर लेंगी। वो किचन में जाके दाल भी चढ़ा देंगे, उधर से वॉशिंग मशीन भी चला लेंगी, इधर से गेट पे कौन आ रहा है उसको भी अटेंड कर लेंगी, इधर फोन भी स्क्रॉल कर लेंगी। तो वो कहीं डिविएट, बचपन से उनको ट्रेनिंग ऐसा हो जाता है। लेकिन बॉयज में क्या प्रॉब्लम होती है, वो एक ही जगह अपना ब्रेन फोकस कर सकते हैं, यानी उनका ब्रेन सिंगल टास्किंग होता है, दैट इज नेवर मल्टीटास्किंग। तो उसमें क्या होता है कि जब वो स्क्रीन देख रहे हैं तो स्क्रीन की तरफ ही देखते हैं। आपने कई बार देखा ये लाइफ लॉन्ग रहता है। आपने देखा होगा कि आपके हस्बैंड के बारे में मैं आपको बात बताता हूँ, वो आपके साइड में बैठे हैं, आप दोनों टीवी देख रहे हैं, आप अपने हस्बैंड से बात कर रही है, टीवी भी देख रही है, हस्बैंड से बात कर रही है, कल तुम जाना, कल ये वाला काम वो वाला काम करके आना, और अगले दिन क्या होता है कि हस्बैंड वो काम किए बगैर आ जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड जो है पूरी तरह से, यानी उनका जो कॉन्शियस, उनकी जो अटेंशन थी वो पूरी तरह से स्क्रीन में थी। उन्होंने आपको सबकॉन्शियस लेवल पे सुना तो वो फाइल स्टोर नहीं हुई, यानी आपसे सेंसरी डिस्कनेक्शन था, कान से सुना है सिर्फ, बाकी सब चीजों से उसको प्रोसेस नहीं किया। जैसे हम कहते हैं ना, इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया। तो बॉयज की प्रॉब्लम क्या होती है, लाइफ लॉन्ग उनकी प्रॉब्लम रहती है कि वो सिंगल टास्किंग ब्रेन होता है उनका, मल्टीटास्किंग ब्रेन नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है कि परसेप्शन उनकी उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी लड़कियों की स्ट्रांग होती है। तो लड़कियां बड़े अच्छे से परसीव करती हैं सब चीजों को, और इसी वजह से वर्चुअल ऑटिज्म और दूसरे ऑटिज्म के जो केसेस होते हैं, आप देखेंगे तो 20% लड़कियां उससे अफेक्ट होती हैं और 80% लड़के अफेक्ट होते हैं। यानी 5 बच्चे अगर आपको रिपोर्ट होंगे तो उसमें से 4 लड़के होंगे, 1 लड़की होगी। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है। क्योंकि अब इसमें क्यों ऐसा क्यों हुआ, अब ये साइकोलॉजिकल आएगा ना इसमें, कि जब आप बच्चा जो है आपका टीवी और स्क्रीन देख रहा है, आज उसने स्क्रीन देखा 3 घंटे के लिए, तो अगले 15 मिनट तक वो उन्हीं इमेजिनेशन, उस 3 घंटे में वो सेंसरी डिस्कनेक्शन हो गया उसका, किसी और चीज पे वो अटेंड नहीं कर रहा, सिर्फ स्क्रीन पे अटेंड कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसने क्या हुआ कि जब स्क्रीन उसने अटेंड किया तो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट स्क्रीन छोड़ने के बाद, 3 घंटे के बाद, उसका पूरा अटेंशन उन्हीं इमेजिनेशंस पे रहता है, जो इमेजिनेशंस उसने देखी है उन्हीं को वो परसीव करता है, नेचुरल वर्ल्ड को परसीव नहीं करता। नेक्स्ट डे फिर स्क्रीन देखा, वो आधे घंटे से बढ़ के पौने घंटे पे, पौने घंटे से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, पूरे दिन पे आ जाता है। जब पूरे दिन पे आ जाता है तो उसका अटेंशन और फोकस टोटली शिफ्ट हो जाता है, यानी उसका अटेंशन और फोकस पूरी तरह से अपनी इमेजिनेशंस की तरफ है। अब ये इमेजिनेशंस की तरफ जाने की वजह से क्या, उसे बिहेवियरल इशू आने लगते हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो इमेजिनेशन चल रही है, आपको लगा बेमतलब में क्यों भाग रहा है, टू वॉकिंग क्यों कर रहा है, स्क्रीन की तरफ या किसी लाइट की तरफ यूं करके क्यों देख रहा है, फिंगर्स को यूं कर, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। ये सारे सिम्टम्स होते हैं ऑटिज्म के। अब क्लासिकल ऑटिज्म में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डिसऑर्डर बचपन से ही चले आ रहा है, बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही है, बचपन से ही बच्चे ने कभी अटेंड नहीं किया, सेंसरी कनेक्शन उसका बना ही नहीं, और लाइफ लॉन्ग उसे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म इज टोटली रिवर्सिबल जब आप उसे पकड़ लेते हैं, यानी जितने भी जैसे डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, सारे के सारे रिवर्सिबल होते हैं जब आप प्रॉपर काउंसलिंग लेते हैं और प्रॉपर तरीके से उनको अटेंड करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से इस डिसऑर्डर में भी, वर्चुअल ऑटिज्म में भी, जब आप बच्चे पे प्रॉपरली ध्यान देते हैं तो इट इज टोटली रिवर्सिबल, यानी आपके बच्चे को 100% नॉर्मल बनाया जा सकता है। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इमेजिनेशंस का चक्कर बनता है सारा का सारा, उसके पहले बच्चा तो 100% नॉर्मल था आपका, इसीलिए इसे साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर मेरे हिसाब से कह सकते हैं। अब कोई इससे डिफर करे ना करे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच, कीप कनेक्टिंग लाइक दिस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।